हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या कहता है कि अगर मान लीजिएगा सब्सिडरी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो इन्हें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर सब्सिडरी कंपनी ने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं तो ऑब्वियस है उनको भी कहाँ लिखेंगे, कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनेगी, दोनों की इकट्ठी बैलेंस शीट बनेगी, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में जहां पर होल्डिंग कंपनी के डिवेंचर्स हैं उन्हीं के साथ हम सब्सिडरी कंपनी के डिवेंचर्स को भी लिख देंगे। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि यदि जो हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं उनका कुछ पार्ट होल्डिंग कंपनी के पास विनियोग के रूप में है, मतलब अगर होल्डिंग कंपनी के डिबेंचर्स में सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर्स में होल्डिंग कंपनी ने अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इसको भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में डिबेंचर्स में से कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटर कंपनी ओइंग्स हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि डिवेंचर्स किसके हैं, सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो इंटर कंपनी ओइंग्स होगी एक तरह से, तो उनको हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और यदि डिवेंचर्स के कॉस्ट प्राइस और इनके जो वही पेड अप वैल्यू में डिफरेंस है तो उसके लिए भी हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व्स निकालेंगे, और केवल उन्हीं डिवेंचर्स की अमाउंट को हम बाह्य पक्षकार के पास हैं जो एकीकृत बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, मतलब कहना क्या है, जो कैंसिल कर दिए वो हटा करके बाकी जो बच गए उनको ही हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर प्रेजेंटेड टू यू। बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2001 होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। शेयर कैपिटल है, शेयर्स ₹100 है। इन्होंने ऊपर देखो होल्डिंग कंपनी ₹000 लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब 1000 में है। ये मत सोचना कि जैसे यहाँ 5000 ही शेयर कैपिटल है, 5000 के पीछे 3 जीरो और हैं, इसका मतलब क्या होगी, 50 लाख रुपए की है और 20 लाख रुपए की है सब्सिडरी कंपनी की। ठीक है, ऐसे ही जनरल रिजर्व है और ऐसे ही सरप्लस है। अब जो जनरल रिजर्व हैं कितने हैं, 10 लाख, और सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ये होल्डिंग कंपनी के 8 लाख हैं और सब्सिडरी कंपनी के 10 लाख हैं, जो कि नेगेटिव बैलेंस है, इट मीन्स लॉस में है। समझ आई बात? 14% डिबेंचर्स सब्सिडरी कंपनी के थे। ठीक है, अभी तक पीछे जो क्वेश्चंस थे उनमें डिबेंचर्स नहीं आए थे, अगर आए भी थे तो वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के थे, सब्सिडरी कंपनी के नहीं थे। अब 14% डिबेंचर्स हैं जो कि सब्सिडरी कंपनी के हैं और वो 10 लाख रुपए हैं। ट्रेड पेबल्स हैं, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, उसके बाद 14% डिबेंचर इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड एट पार। देखो डिबेंचर्स हैं 14% एस लिमिटेड में 6 लाख रुपए के इन्वेस्ट करके हैं, जबकि थे टोटल डिबेंचर्स कितने, 10 लाख, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो 4 लाख को ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट चेक करो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 नंबर वर्किंग नोट है ना। ठीक है, इसमें इसका नीचे दे रखा होगा 4 नंबर वर्किंग नोट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो 14% डिबेंचर्स दे रखे है ना, नीचे आओ वर्किंग नोट में, दिख गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का वर्किंग नोट बना हुआ है। 14% डिवेंचर्स 10 लाख थे, 6 लाख रुपए क्या हो गए, हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तो रह गए कितने, 4 लाख, जो कि हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देखो बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 4 लाख रुपए। समझ आ गया? उसके बाद आगे चलें, एक एक पॉइंट ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओहो 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में शेयर्स इन एस लिमिटेड 15,000 दैट इज एट द रेट ऑफ ₹80। 80 रुपए के हिसाब से उन्होंने 15,000 डिबेंचर्स ले रखे हैं ना, सॉरी शेयर्स ले रखे हैं।
थे कितने शेयर, 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। इसका मतलब 2 जीरो हटा दो, 2 लाख रुपए के 2 लाख शेयर थे, ठीक है। 2 लाख थे या 20,000 थे, 20,000 शेयर थे, ठीक है। 20,000 में से 15,000 शेयर ले लिए 80 रुपए के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद करंट असेट्स है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक, ठीक है। कहता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 अगस्त 2000। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड showed a डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 15 लाख ऑन 1 अप्रैल 2000। एच लिमिटेड ने शेयर्स एक्वायर किए हैं 1 अगस्त को, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, ठीक है। तो पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन कितना बनेगा, 1 अगस्त से है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इट मीन्स 8 महीने का पोस्ट हो गया और 4 महीने का कितना हो गया प्री, ठीक है। The profit and loss of S Limited showed a debit balance of 15 lakh on 1 अप्रैल 2000। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से ही डेबिट बैलेंस है, कितने रुपए का, 15 लाख का, और अभी भी कितना है 15 लाख, 10 लाख रुपए अभी भी शो कर रहा है, दिखा रखे है ना बैलेंस शीट में, देखो ध्यान से। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड के 1,000 रुपए ब्रैकेट में है ना, 1,000 गुना में 3 जीरो और हैं, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए पहले से हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, और पहले से शो कर रखा है 15 लाख का। देखो 1 अप्रैल 2000 को 15 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस था, जबकि वो 31 मार्च 2001 को कितना रह गया, 10 लाख रुपए रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपए करंट ईयर में हमारे सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ये पॉइंट समझ में आया। भी पहले 15 लाख रुपए का घाटा था और आज वो घाटा घट करके 10 लाख रुपए रह गया है, तो इसका मतलब कितना हुआ प्रॉफिट, 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया ना इस साल। ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख प्रॉफिट्स अर्न बाय द सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ड्यूरिंग जून 2000 गुड्स कॉस्टिंग 60,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर अगेंस्ट विच द इंश्योरर पेड ओनली 20,000। साल के दौरान जो 60,000 रुपए क्या हो गए, लॉस हो गया, जिसमें से 20,000 रुपए विच द इंश्योरर पेड ओनली 20,000, जिसमें से इंश्योरर ने सिर्फ 20,000 रुपए दिए, इसका मतलब 40,000 रुपए यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। ट्रेड पेबल्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड रुपीज 2 लाख फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। क्या कहा, जो ट्रेड पेबल्स थे हमारे, उनमें 20,000 रुपए के, सॉरी 2 लाख रुपए का माल सप्लाई किया गया था, जो जिन पे 20,000 रुपए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हाफ ऑफ द गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2001। आधा माल है जो अभी भी बिना बिका हुआ रहता है, इसका मतलब 2 लाख में 20,000 रुपये प्रॉफिट था, तो 20,000 में से आधा माल बिना बिका रह गया 2 लाख में से, तो इसका मतलब आधा प्रॉफिट हो गया। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 10,000। आई बात समझ में बेटा। हाँ जी, तो देखेंगे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालो। कैलकुलेशन ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड है सबसे पहले। पहले हमारे पास क्योंकि रिवेन्यू प्रॉफिट कौन से होते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से होंगे बेटा, आफ्टर वाले होते हैं ना, आफ्टर एक्विजिशन, और कैपिटल प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन। तो क्या कहता है, डेबिट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड पहले से कितना था, 15 लाख रुपए, और करंट ईयर में 10 लाख है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए इस साल हमारा प्रॉफिट हो गया। और लॉस बाय फायर कितना हो गया था, 60,000 रुपए का माल नुकसान हो गया था, उसमें से 20,000 रुपए मिले, इसका मतलब 40,000 रुपए ये लॉस हो गया। तो हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना बच गया, 5,40,000। देखो ध्यान देंगे इस चीज को, थोड़ा सा अब पॉइंट है ये, भाई हमारे पास 5 लाख रुपए इस साल प्रॉफिट हुआ, ऐड करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मतलब कहना क्या है कि वैसे तो हम लॉस को माइनस करते हैं, पर हमें ये देखना है कि एक्चुअल में हमारे इस साल के प्रॉफिट कितने थे। अगर ये लॉस ना होता तो प्रॉफिट कितने थे, 5,40,000 होते ना, क्योंकि 40,000 रुपये ये नुकसान भी तो हो गया हमारा, 60,000 रुपये का माल था, 20,000 रुपये मिले नहीं, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 20,000 रुपये मिले हैं, सॉरी, तो 40,000 रुपये ये नुकसान हो गया। अगर पूरे पूरे मिल जाते तो हमारा क्या होता, बेनिफिट होता, ठीक है। तो इसलिए 5,40,000 रुपये हमारे इस साल के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से हम क्या निकालेंगे, बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन 4 महीने का,
1,80,000, 5,40,000 में से 4/12। ठीक है, तो इस साल हमें लॉस हुआ 40,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे कितने हो गए, 1,40,000। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन वो कितने हो जाएंगे, 5,40,000 का 8/12 3,60,000। और फिर उन प्रॉफिट में मीन्स रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है, तो उसमें 75% शेयर, क्योंकि कितने शेयर थे टोटल, ऊपर देखेंगे टोटल शेयर्स थे हमारे कितने, 20,000। 20,000 में से 15,000 ले लिए, तो 15,000/20,000 गुना में 100। ठीक है, कितना हो गया, 20 × 5 = 100, 5 × 15 = 5, 75, 75% हो गया ना। 75% शेयर हो जाएगा रिवेन्यू प्रॉफिट्स में। क्लियर, फिर हम वही निकाल लेंगे, कैपिटल लॉस, प्री एक्विजिशन लॉस। भाई हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितना, 15 लाख रुपए का, लेस प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक हमने ऊपर कैलकुलेट किया, कितना हुआ, 1,40,000 रुपये, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में कैपिटल जो लॉस हुआ है हमारा 13,60,000 रुपये का हो गया। क्लियर, नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल जरूरी नहीं है कि गुडविल ही निकल के आए, कैपिटल रिजर्व भी तो आ सकता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ओब्लिक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट पेमेंट हमने कितनी कर रखी है, 12 लाख रुपए के तो हमारे शेयर्स थे, देखेंगे क्वेश्चन में। हाँ जी, 12 लाख रुपए के तो शेयर्स प्लस डिबेंचर्स 6 लाख के, तो कितने हो गए टोटल इन्वेस्टमेंट, यही है ना। ठीक है, लिमिटेड ने 6 लाख रुपए और 15,000 डिबेंचर 12 लाख, तो टोटल हो गए कितने, 18 लाख। ठीक है, ये तो हमने पेमेंट कर रखे हैं, एक्चुअल में पेमेंट कितने करने थे, 15% पेड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड, 20 लाख का 75% 15 लाख हो जाएगा, प्लस वो एट कॉस्ट पे ले रखे हैं उन्होंने सारे के सारे, तो 6 लाख वो हो गए। ठीक है, तो 21 लाख हो गए, उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो माइनस कर देंगे। कैपिटल लॉस, अगर कैपिटल प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल लॉस है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर निकाला था हमने 13,60,000, उसमें होल्डिंग, उसमें 75% शेयर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये माइनस करके आ गया हमारे पास, पेमेंट करने थे हमने 10,80,000 दी हैं 18 लाख, तो 7,20,000 रुपये हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गई। ठीक है, उसके बाद सेम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, 20 लाख का 25% प्लस जो भी हमारे पास करंट ईयर में कितना हुआ है, डेबिट बैलेंस कितना है, 10 लाख का है ना। हमें यहाँ पे तो बैलेंस शीट वाला लेना होता है प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट के कितने हैं, 10 लाख, उसका 25% निकाल देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा क्योंकि लॉस था इसलिए माइनस कर देंगे, 2,50,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट्स। अभी बताया था कि टोटल हमारे पास 20,000 रुपये का प्रॉफिट था, हाफ गुड्स अनसोल्ड है, तो हाफ प्रॉफिट भी हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड दिखा रखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, रिजर्व सरप्लस है। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हमने वर्किंग नोट में दिखानी है। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई, जनरल रिजर्व निकाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो रिवेन्यू प्रॉफिट ऐड कर देंगे, माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 10,000 हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेशन की थी, वर्क, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, उसमें से इंटर कंपनी ओइंग्स हैं जो 2 लाख थे वो माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, इससे मतलब कहता है, इससे हम किस टाइप से स्टडी करेंगे, यदि कंट्रोलिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज किए हुए हैं,
ठीक है, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ यूँ होता था कि शेयर्स परचेज कर लिए, ये नहीं था कि इक्विटी शेयर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब यहाँ स्पेशल मेंशन कर दिया कि अगर होल्डिंग कंपनी ने इक्विटी सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी एक्वायर कर रखे हैं तो क्या रहेगा। यदि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में पूर्वाधिकार अंश क्रय किए हुए हैं तो इन अंशों के चुकता मूल्य को इनके लिए चुकाए गए मूल्य में से उसी प्रकार घटाया जाएगा जिस प्रकार समता अंशों की दशा में घटाया जाता था। समझ आई बात। मतलब कहना क्या है, इनकी पेड अप वैल्यू जैसे हम वहाँ कैलकुलेशन करते थे कि पेड अप वैल्यू में से जो जितनी हमने पेमेंट कर रखी है वो वैल्यू घटाएंगे, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा इक्विटी शेयर्स के केस में भी। क्रय किए हुए पूर्वाधिकार अंशों के चुकता मूल्य और इनके लिए चुकाए गए मूल्य के अंतर को वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ज्ञात करने के लिए एडजस्ट किया जाएगा। मतलब अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स लेते थे, अब यहाँ पे हम पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों के इकट्ठे कर देंगे। इक्विटी के कितने थे, प्रेफरेंस के कितने थे, दोनों ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, फिर एक्चुअल में उनकी पेड अप वैल्यू कितनी थी और उनके लिए हमने पेमेंट कितना किया है, एक्चुअल जो वैल्यू कितनी थी उनकी। ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके ही माइनस कर देंगे और उससे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब पूर्वाधिकार अंशों को कुछ बाह्य व्यक्तियों के पास हैं, वही सेम अगर मान लीजिएगा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कुछ जो आउटसाइडर्स के पास हैं, तो ऐसी दशा में बाह्य व्यक्तियों के पास पूर्वाधिकार अंशों के चुकता मूल्य को तथा इन पर एकीकरण की तिथि तक के देय लाभांश को माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आउटसाइडर्स, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, आउटसाइडर्स भी बोलते हैं ना। जी, तो उनको हम आउटसाइडर्स बोलेंगे और आउटसाइडर्स अगर उनके पास कुछ शेयर्स हैं तो उनके जो पेड अप वैल्यू है और तथा इन पर एकीकरण की तिथि तक के दे लाभांश को, मतलब इनकी जो बैलेंस शीट है उस टाइम तक जो इनका जितना भी ड्यू बनता है डिविडेंड, उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, सहायक कंपनी के लाभों में से सबसे पहले समस्त पूर्वाधिकार अंशों पर देय लाभांश को घटा दिया जाएगा। मीन सबसे पहले जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सब्सिडरी कंपनी के, उनमें से प्रेफरेंस शेयर्स के को जो डिबेंचर्स ड्यू सॉरी डिविडेंड ड्यू है उसको घटाएंगे। बाकी जो बचेगा प्रॉफिट उसमें से होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उनके पास जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उनके अनुपात में बांट देंगे। मतलब बाकी सबसे पहले जितने प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड घटाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स का और बाकी जो बचेगा उसको होल्डिंग कंपनी और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इक्विटी शेयर्स के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स को फिर कुल पूर्वाधिकार लाभांश को भी नियंत्रक कंपनी तथा अल्पमत अंशधारियों में उनके पास पूर्वाधिकार अंशों के अनुपात में बांट दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जितना भी हमारे पास टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड है, ठीक है, देखो बस सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो प्रेफरेंस मान लीजिए टोटल अमाउंट है उसमें से डिविडेंड देना है, तो जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा उस प्रेफरेंस डिविडेंड को होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों में अनुपातिक रूप से बांट देंगे। ठीक है, फिर नियंत्रक कंपनी के पूर्वाधिकार लाभांश में हिस्से को उनके हिस्से के रिवेन्यू प्रॉफिट्स में जोड़ दिया जाएगा। होल्डिंग कंपनी के जितने भी हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड में हिस्सा है उनका उनके रिवेन्यू प्रॉफिट में जोड़ देंगे। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला तो हमने क्या कहा था कि जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनमें जितना भी प्रॉफिट्स होगा उनको पेड अप वैल्यू और उनकी बैलेंस शीट की डेट पर जो जितना भी डिविडेंड है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जोड़ देंगे। फिर उस दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्व जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर जो ड्यू डिविडेंड है उसको घटा देंगे। जितना भी हमने टोटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर क्या रहेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स बचेंगे उसमें से कंट्रोलिंग कंपनी इट मीन्स होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के में उनके पास जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उनके अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, फिर जितना भी हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड होगा उसको
दोनों में, होल्डिंग कंपनी में और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। ठीक है, समझ आई बात। फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कंट्रोलिंग कंपनी के जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स हैं उनका हिस्सा जितना भी है उनके रिवेन्यू प्रॉफिट में डाल देंगे। नेक्स्ट है कि अगर पूर्वाधिकार अंश हमेशा संचयी होते हैं, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमारे पास हैं, तो यदि कोई उनका पिछला भी डिविडेंड बकाया है, एरियर है उसका, तो सब्सिडरी कंपनी के लाभ हिस्से देने के लिए प्राप्त नहीं है, तो सहायक कंपनी के मौजूदा संचयों में से इसके लिए प्रावधान बनाना चाहिए। क्या कहता है कि यदि होल्डिंग कंपनी के पास लाभ देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या प्रॉफिट नहीं है, तो सब्सिडरी कंपनी के पास जो भी शेयर रिजर्व्स हैं उनके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे और उसमें से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके हिस्से को उनके हितों में जोड़ देंगे। ठीक है, बट अगर मान लीजिएगा सब्सिडरी कंपनी के पास न तो कोई रिजर्व है और ना ही कोई डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, तो हम किसी भी टाइप का कोई भी अरियर नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ें बेटा कई बार रीड आउट करनी है, जब जाके समझ में आएंगी। तो देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखें क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2003। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे रखी हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड दे रखे हैं इन्होंने। प्रॉफिट हमारे पास 1,74,000 रुपये का है। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में है। ठीक है, 75% तो इक्विटी में है और 20% प्रेफरेंस शेयर्स में है। ठीक है, करंट असेट्स दे रखी है इंक्लूडिंग 40,000 इन्वेंट्री परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड, ये इंटर कंपनी ओइंग्स हो जाएगी 40,000 रुपये। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2002 एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस शोड बैलेंसेज ₹1,10,000 एंड ₹70,000 रेस्पेक्टिवली। क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2002 को एस लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस थे 1,10,000 और 70,000 रुपये। आफ्टर एप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड, इट मीन्स डिविडेंड घटाने के बाद। ठीक है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2003 assuming that S Limited sell goods on profit of 33(1:1/3% on cost। क्या है कि एच लिमिटेड है गुड्स सेल करती है इतने परसेंट प्रॉफिट पे। ठीक है, कॉस्ट पे का इतना परसेंट प्रॉफिट डाल के। आई थिंक क्वेश्चन में कोई इतनी ज़्यादा खास बात नहीं है। देखेंगे सबसे पहले कि हमने ये देखना है कि अकाउंट्स इन्होंने एक्विजिशन किस डेट को किया है। एक्विजिशन डेट दे रखी है क्वेश्चन में, क्या कहा था इन्होंने कि एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल 2002 में। फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 2002, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2003। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे ही हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट्स हैं आफ्टर एक्विजिशन। तो 1 अप्रैल में ही हो गए हैं सारे ड्यू, तो ऑन 1 अप्रैल 2002 में ही है सब कुछ। क्लियर। देखो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, बैलेंस शीट में 1,74,000 रुपये हैं और रिजर्व में कितने ट्रांसफर कर रखे हैं। रिजर्व में हमारे पास स्टार्टिंग में थे 1,90,000 रुपये और हमारे पास 1 अप्रैल 2002 में दे रखे हैं इन्होंने 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ बैलेंस शीट में 1,90 है और स्टार्टिंग में 1,10 थे, तो इसका मतलब 80,000 रुपये और ट्रांसफर किए करंट ईयर में, तो 80,000 हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट्स में कितने थे, 70,000 थे, तो नेट प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाएगा करंट ईयर का 1,84,000 रुपये हमारे पास करंट ईयर के प्रॉफिट्स आ गए। समझ आ गया बेटा ये पॉइंट।
उसके बाद हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स में निकालेंगे। नेक्स्ट आता है फिर रिवेन्यू प्रॉफिट्स। रिवेन्यू प्रॉफिट अभी हमने ऊपर निकाले हैं टोटल 1,84,000। उसमें से हमने अभी अभी पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो एरियर है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख थे, 8% पे हमने दे रखे हैं, वो एक साल का एरियर हो गया हमारा 16,000 रुपये। तो बच गए प्रॉफिट 1,68,000 रुपये। अब उसमें से वही होल्डिंग कंपनी का शेयर निकाल देंगे। ठीक है, फिर जितने भी टोटल डिविडेंड्स हैं उन डिविडेंड में भी होल्डिंग कंपनी का शेयर। ठीक है, कितने आए थे डिविडेंड ऊपर देखा भी हमने 16,000 हैं, तो 16,000 में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 20%। ठीक है, उसके बाद आगे निकालेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड में शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है कि एच लिमिटेड का टोटल शेयर कितना हुआ। एक तो हो गया ऊपर निकाला 1,26,000 रुपये प्लस 3,200 रुपये, ये हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड के। क्लियर। फिर कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। और जनरल रिजर्व कितने थे बैलेंस शीट में दे रखे हैं 1 अप्रैल को 1,10,000 रुपये। और क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल को ही और क्या कर लिया था, शेयर्स को एक्वायर कर लिया था, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे प्रॉफिट्स जो बैलेंस शीट वाले होंगे वो हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट्स होंगे और जो पहले दे रखे हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे। तो प्रॉफिट्स जो कि हमारे क्वेश्चन में नीचे दे रखे हैं एडजस्टमेंट के अंदर 1,10,000 और 70,000 रुपये 1 अप्रैल 2002 को, तो यही क्या हो गया हमारे कैपिटल रिजर्व हो गए। फिर हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही कितना अमाउंट पेमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर्स के लिए 7,50,400। ठीक है, अमाउंट पेड कितने किए प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, वो है 42,000। ठीक है, कितने पेमेंट कर रखी है ये सारी चीजें बैलेंस शीट में दे रखी हैं बेटा, ध्यान से देखो, दे रखे है ना। 7,50,400 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखी है फिक्स एसेट्स में, दे रखी है ना बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट्स के अंडर इन्वेस्टमेंट इन 75% इक्विटी शेयर्स 7,50,400 और प्रेफरेंस शेयर्स में 42,000 रुपये। ठीक है, ये तो होगी पेड अप। ठीक है, अमाउंट पेड, फिर उसमें से पेड अप माइनस कर देंगे। तो 8 लाख का 75% प्लस प्रेफरेंस का 75% प्लस कैपिटल रिजर्व का 75%। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, इट मीन्स हमारी आ गई यहाँ पे गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए पेड अप वैल्यू 25% कितनी थी, वही प्रेफरेंस शेयर्स का 80% है ना, क्योंकि उनमें 80% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर देंगे क्योंकि माइनॉरिटी को भी तो अपना अपना हिस्सा मिलेगा। अभी ऊपर कैलकुलेट किया टोटल 16,000 थे, उसमें से माइनॉरिटी का 20%। ये था ना, तो माइनॉरिटी का 80%, 20% तो होल्डिंग का था, है ना, क्योंकि प्रेफरेंस में तो 80% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व में 25% हिस्सा। फिर ऐसे प्रॉफिट में निकाला था अभी हमने कि उसमें से जितने भी प्रॉफिट हैं उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से है, 1,58,000 हो गया, उसका 25%। ठीक है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। दूसरा हमारा तरीका ये भी है, अगर ये ऊपर वाला थोड़ा पजल लगता है ना, तो नीचे वाला 25% देखो, पेड अप वैल्यू है 25%, 8 लाख का 25% प्लस प्रेफरेंस का 80% प्लस शेयर डिविडेंड प्लस रिवेन्यू प्रॉफिट ले दो। ठीक है, और प्लस कैपिटल प्रॉफिट ले दो। हम ये वाला मेथड ज़्यादा इजी समझते हैं, है ना, कि रिवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा और कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि उसमें सारी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब अनरियलाइज प्रॉफिट्स के बारे में क्या बात हुई थी, क्वेश्चन में क्या दे रखा था इन्होंने, हमारे पास क्वेश्चन था कि गुड्स हैं वो सेल करते हैं प्रॉफिट में 33, कॉस्ट में 33⁻1/3% जोड़ करके, और ऊपर बैलेंस शीट में करंट असेट्स के अंडर दे रखा है इंक्लूडिंग 40,000 इन्वेंट्री परचेज फ्रॉम होल्डिंग कंपनी। भी होल्डिंग कंपनी से हमने 40,000 रुपये का इन्वेंट्री परचेज कर रखा है।
तो 40,000 को 33 रेज़ टू 1/3% हम उसमें प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 33 100/3% हो गया ना, परसेंट 100 से 100 कट गया, 1/3 हिस्सा। तो कितना हो जाएगा 40,000 में हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देखो 40,000 का फिर 1/ कितना हो जाएगा, 1/4 हिस्सा, क्योंकि 40,000 में क्या रखा है इन्होंने कि अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो सेल वैल्यू कितनी होगी इसकी 133%। कॉस्ट में क्या क्या रखा था वही क्वेश्चन में, क्या देखा, सेल गुड्स प्रॉफिट ऑन 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो उसमें ना, हाँ प्रॉफिट हो गया 33, तो सेल वैल्यू होगी 133, है ना, समझ आई बात। हाँ सेल वैल्यू होगी 133, तो और इन्होंने 40,000 परचेज कर रखा था, इसका मतलब 133 हो गया। तो गुड्स कॉस्टिंग ₹100 आर सोल्ड फॉर 133 में 400/3 में। तो यहाँ सेल वैल्यू अगर 133 है तो प्रॉफिट कितना है 33, एक 40,000 है तो कितना होगा, गुना में 4 ये कर देंगे, है ना, 33 से 1/3 इसका मतलब 100/3, 133 से 1/3 इसको हो जाएगा 3/400 और गुना में 40,000। इस टाइप से 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, और ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन सब चीज़ों को बस बैलेंस शीट में पुट करना है, हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन निकाल निकाल के देखना है। दो कम से कम 2-3 बार तो इसकी स्टेटमेंट स्टार्टिंग वाली जो थ्योरी होती है वो पढ़नी है, कहाँ कहाँ पे करना है, इन चीज़ों को लिख लेना है बकायदा नोटबुक पे। ठीक है, कि कैसे